क्या किया था लास्ट? ना मॉड्यूल तो एक बार चेक करो अपना सब हो गया है क्या? मॉड्यूल पढ़ना नहीं है बेटा, आपको एग्जाम डे पर सिर्फ ऊपर से देख लो कुछ मिसिंग है क्या, एक दो टॉपिक को छोड़ के। कम टू पेज नंबर, पहुंचे कि नहीं यार? 3.186। वो देखो स्टार्टिंग में उन लोग ने वो दिया है, पीएनएल अकाउंट बना के दिया, मिला 3.186 मिल रहा है क्या? वो प्लीज अंदर से पढ़ने का जरूरत नहीं है, वो बस यही बता रहा है कि अलाउड डिसअलाउड अपना ने याद है क्या था, ऐड इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस, फिर क्या था, लेस नॉन बिजनेस इनकम, ऐड एक्सपेंसेस नॉट रिकॉर्डेड, वो वाला। तो ये वही फॉर्मेट है, काम का नहीं अपना। पेज नंबर 381 पे आना। पेज नंबर कौन से पे दूंगा? 390 और 3.190 मिला। 190 को देखो ना एक बार। डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर इन हाउस रिसर्च रिलेटेड टू बिजनेस एंड कंट्रीब्यूशन मेड टू आउटसाइडर, मिला। अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम ऑफ 115 AB अलावेबल एज डिडक्शन, मिला। ट्रीटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन अंडर द इनकम हेड इफ डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफ एज गिवन एज एडिशनल इन्फॉर्मेशन। लास्ट में बोला है अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजीम ऑफ नॉर्मल प्रोविजन अलावेबल एज डिडक्शन ट्रीटमेंट while computing income under PGBP if debited to profit and loss account if given additional information, मिला। नेक्स्ट बोल, समझ नहीं रहा, सिर्फ पढ़ रहा हूँ मैं कुछ भी। उसके बाद रोमन नंबर 1 दिया उधर, इन हाउस रिसर्च साइंटिफिक रिसर्च, मिला। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउड एज डिडक्शन, उसके नीचे बोला है कैपिटल एक्सपेंडिचर अदर देन लैंड अलाउड एज डिडक्शन, मिल रहा है कि नहीं पता नहीं। नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड इज ऑलरेडी डेबिटेड टू द डिडक्शन व्हाइल कंप्यूटिंग PGBP अलाउड एज डिडक्शन, नो। अरे यार समझ रहा है कि नहीं पता नहीं चल रहा है। उसी के नीचे नेक्स्ट पेज पे देखो ना, नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर सोशल साइंस स्टैटिस्टिकल रिसर्च, मिला। उसमें अप्रूव्ड रूसी दिया है, अप्रूव्ड इंडियन पब्लिक कंपनी दिया है, एंड सो ऑन। उसमें डिफॉल्ट में बोला है नॉट अलाउड एज डिडक्शन टू बी एडजस्टमेंट नॉट रिक्वायर्ड, मिल रहा है कि नहीं यार? क्या बोला है मालूम है क्या तुम लोग को? बेटा अगर अपन जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, सब नॉर्मल स्कीम के हिसाब से पढ़ रहे हैं। नॉर्मल मतलब पुराना जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम था। नॉर्मल में और BAC में माइनर डिफरेंस है। माइनर डिफरेंस मैंने फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में बताया था। नॉर्मल में टैक्स रेट ज़्यादा है बट सारे डिडक्शन एग्जेम्पशन मिलते हैं। BAC में टैक्स रेट कम है बट डिडक्शंस एग्जेम्पशंस नहीं मिलते हैं। तो PGBP अगर आप हो और अगर आप किधर जा रहे हो, BAC में, किधर जा रहे हो, BAC में, तो आपको साइंटिफिक रिसर्च में जो कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर था, रूसी वाला, नेशनल लेबोरेटरी वाला और इंडियन पब्लिक कंपनी वाला, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। इन हाउस वाला मिलेगा बट कौन सा नहीं मिलेगा? आउटसाइडर वाला नहीं मिलेगा। सेक्शन 35 AD याद है, स्पेसिफाइड बिजनेस, वो आपको नहीं मिलेगा। और एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा 20% वाला। बस ये 3 डिडक्शन नहीं मिल रहे अगर आप किधर जा रहे हो तो 115 BAC में। कौन सा? कॉन्ट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर, फिर स्पेसिफाइड 35 AD और साइंटिफिक रिसर्च। ये 3 डिडक्शन किधर नहीं मिल, कौन साइंटिफिक रिसर्च में कौन सा? आउटसाइडर वाला और एडिशनल डेप्रिसिएशन, बराबर है। ये 3 डिडक्शन कहाँ पे नहीं मिलेगा? BAC में लोगे तो वहाँ पे वही बोला है, वो टेबल पढ़ना मत, प्लीज, सिंपल है। ऊपर देखो ना 190 पे जो टेबल है, मिला। वो आपकी बात कर रहा है किसकी? वो फर्स्ट लाइन पढ़ो ना, इन हाउस रिसर्च, मिला। तो इन हाउस रिसर्च में देखो दोनों में टेबल जो बोल्ड है ना, उसमें अलाउड लिखा है दोनों साइड। अरे बोलो यार। बट यहाँ पे जो नीचे 191 पे जो आउटसाइडर वाला है, मिला,
उसमें आपको पहले वाले में नॉट अलाउड लिखा है और थर्ड लास्ट कॉलम में अलाउड लिखा है मिला। सो बस दैट इज द डिफरेंस, और कुछ नहीं पढ़ना है, बाकी अपन ऑलरेडी क्लास में पढ़ लिया है। मिल रहा है क्या? कम टू पेज नंबर 189, उसके पहले वाला नीचे देखो लास्ट में नोट करके दिया मिला, एंड assessee carrying on specified business and exercising the option to shift out of default tax regime provided under 115 BSc is eligible। बेटा ये बात कर रहा है BSc से बाहर निकलने वालों की, BSc की बात कर रहा है उसके बाहर वालों की, पढ़ो ना। एंड assessee carrying on specified business and exercising the option to shift out of default tax of 115 BSc, तो अगर आप BSc के बाहर निकल रहे हो तो इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर 35 AD। बस आगे नहीं पढ़ना, सुन रहे हो कि नहीं यार? इसका मतलब क्या, BSc वाले को क्या नहीं मिलेगा? 35 AD नहीं मिलेगा, नॉर्मल वालों को 35 AD मिलेगा, BSc वालों को और क्या नहीं मिल रहा है? आउटसाइडर रिसर्च नहीं मिलेगा, इन लोग को आउटसाइडर और इन हाउस दोनों मिलेगा। अरे बोलो यार। फिर उसी के ऊपर देखो ना, परफॉर्म, एकदम फर्स्ट लाइन, परफॉर्म अ कंप्यूटेशन ऑफ PGBP अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजीम, मिल रहा है क्या? टेकिन एज बिजनेस इनकम कंप्यूटेड अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। तो बेटा डिफॉल्ट टैक्स में जो निकाला उसमें देखो उसने एडिशनल डिप्रिसिएशन माइनस किया, मिला टेबल में देखो। तो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में एडिशनल डिप्रिसिएशन, इसमें BSc में एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं है, इधर एडिशनल डिप्रिसिएशन है। बस 3 ही पॉइंट है और कुछ नहीं है, मिल रहा है क्या? 192 पे अपन ने सब पढ़ लिया है, 193 अपने टेक्स्ट बुक में है, पढ़ना बाकी है तो उसको छोड़ दो। 194 195 अपन ने सब पढ़ लिया है, ये 194 195 196 197 ये सब अपने टेक्स्ट बुक में फर्स्ट सेकंड पेज पे पढ़ा था, बिजनेस इनकम वाला मिला। फिर 198 पे स्पेकुलेशन बिजनेस अपने बुक में है, पढ़ाना बाकी है मेरा, तो उधर आ जाएगा। फिर 210 पे नीचे देखो रेंट रेट टैक्सेस ऑफ बिल्डिंग, मिल रहा है कि नहीं यार? 203 पे 31 सेक्शन है, सेक्शन पढ़ा दिया मतलब इधर से नहीं पढ़ना है। 204 पे जाओ डेप्रीशिएशन है, बोलो यार पढ़ लिया है कि नहीं पढ़ा है, पता नहीं चल रहा है। बोलो। ओके 208 पे एडिशनल डेप्रीशिएशन है, वो भी आई थिंक अपन ने पढ़ लिया है, बोलते नहीं है तुम लोग यार, बराबर है। ओके 210 पे बेटा रेट ऑफ डेप्रीशिएशन, यहाँ से पढ़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे, अपन ने जितना पढ़ा है वो अपने लिए काफी है बस। पेज नंबर 212 सम है, वो अपने को नहीं करना है। फिर पेज नंबर 230 पे आता है सीधा, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, मिला? वो पढ़ लिया है, रेवेन्यू कैपिटल सब पढ़ लिया है। इधर से जितना पढ़ना है पढ़ लेना, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ मीनिंग दे के टाइम पास किया हुआ है बस। कुछ पढ़ना ही है तो आपको वो पढ़ सकते हो, सम्स देख सकते हो बस। 236 पे 35 AD अपन ने कर लिया है, नया सेक्शन दिखेगा तो देखना बस। तो कौन सा है? हाँ 247 पे 35D अपना बाकी है, तो सुन रहे हो, एक साइड उसके लिए बाकी था अपने लिए, मिल रहा है क्या? वो पढ़ना पड़ेगा, फटाफट पढ़ोगे क्या? पढ़ रहे हो? नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर काम का नहीं है अपने, उसके बाद नीचे एप्लीकेबल अपने काम का नहीं है। नेक्स्ट पेज पे जाओ सीधा 248 पे, अमाउंट ऑफ एलिजिबल डिडक्शन, वो भी अपने काम का नहीं है। एलिजिबल एक्सपेंस अपने को एक बार पढ़ना है बस, दैट्स इट। द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर आर एलिजिबल फॉर अमोर्टाइजेशन एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद project feasibility report, project report, conducting market survey, engineering services relating to the assessee business. The assessee has to furnish a statement containing particulars of our expenditure within the prescribed time to the prescribed income tax authority to in a prescribed form and manner. Accordingly, Rule 8 BBBB has been prescribed that the statement containing particulars of the above specified expenditure required to be 1 month prior to the due date of filing the return. The legal charges for point number 2, the legal charges for drafting of agreement between assessee and any other person for the purpose of conduct business where the assessee is a company. In addition, the legal charges of memorandum, printing of memorandum, next page पे हूँ मैं, fees by registration of company in connection with the issue of public subscription and so on. Point number 4 है मिला,
such other expenditure as not being an expenditure qualifying for deduction, the provision as may be prescribed by the board for the purpose of amortization. However, the board has for any other purpose not prescribed. अरे यार समझ रहा है कि नहीं समझ रहा यार? क्लियर है ना? कुछ नहीं समझा? नहीं समझा? क्यों? समझना चाहिए। सेक्शन 35D बेटा वो मैं अपने लिए पढ़ रहा था, बराबर है। सो 35D मेरे को बोलता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब दो टाइप का एक्सपेंसेस होता है। पहला एक्सपेंस होता है कि आपका एग्जिस्टिंग, नॉर्मली प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब न्यू बिजनेस के लिए होता है। सो अगर मैं नया कंपनी इंकॉर्पोरेट कर रहा हूँ या नया बिजनेस चालू कर रहा हूँ तो उसके लिए जो भी खर्चा करने वाला हूँ, मतलब कंपनी स्टार्ट करने से पहले का, उसको प्रिलिमिनरी बोलेंगे। और अगर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है, अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस को मैं एक्सपांड कर रहा हूं, तो मेरे पास एक ब्रांच ऑलरेडी है, अब मैं सोच रहा हूं कि नया ब्रांच किधर डालूं, विरार में डालूं या चर्च गेट में डालूं। विरार में डालूंगा तो फीस कम मिलता है थोड़ा, बट रेंट भी कम है। चर्च गेट में डालूंगा तो फीस ज्यादा मिलेगा बट रेंट भी ज्यादा है। कोई सुन रहा है क्या? और विरार में सीए करने वाले ज्यादा स्टूडेंट है और चर्च गेट में कम है। कोई सुन रहा है क्या? सो अभी किधर नया ब्रांच डालना चाहिए, उसके लिए जो खर्चा है वो भी प्रिलिमिनरी ही होता है। सो प्रिलिमिनरी मतलब न्यू बिजनेस कमेंस करने का खर्चा, या तो एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपांड करने का खर्चा, या तो क्या बोला, एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपांड करना है या तो न्यू बिजनेस को कमेंस करना है। अब गवर्नमेंट बोलता है इसमें हम लोग आपको डिडक्शन तो देंगे, ऑब्वियस सी बात है, बट सिर्फ पफ में 150 खर्चे का देंगे। किसका देंगे? पफ में 150। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, मार्केट सर्वे, इंजीनियरिंग सर्विसेज। क्या क्या बोला? प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, मार्केट सर्वे, इंजीनियरिंग सर्विसेज, ड्राफ्टिंग ऑफ एमओए, एओए, रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, शेयर्स एंड डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस, और लास्ट में अदर्स लिखा हुआ है। कोई सुन रहा है क्या? ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने बोला था, अदर्स का मतलब कुछ नहीं होता है। उन लोग के पास सिर्फ एक ऑप्शन, जैसे उन लोग ने लिखा है 249 पेज पे, अगर आप लोग पढ़ोगे ना, पॉइंट नंबर 4 मिला, उसमें देखो ना, सच अदर आइटम लिखा है, और उसके थर्ड लाइन में लिखा है, फोर्थ लाइन में, हाउएवर द बोर्ड हैज सो फार नॉट प्रिस्क्राइब एनी आइटम। मिला? तो मतलब वो जहां पे भी अदर्स लिखा है, इसका मतलब ये है कि वो अदर्स खर्चे अभी तक है नहीं, बट लॉ में लिखे हुए हैं। सो कौन से खर्चे अलाउड है? पफ में 150, पफ में पी मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, एम मार्केट सर्वे, ई इंजीनियरिंग सर्विसेज, 150 में डी ड्राफ्टिंग ऑफ एमओए, एओए, आर रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, एस शेयर्स एंड डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस, ओ अदर्स। गवर्नमेंट बोलता है ये सब खर्चे आप बिंदास करो। ये जो पफ में वाले खर्चे हैं, कोई सुन रहा है क्या, इसके लिए तुम लोग को ऑडिटर का रिपोर्ट बना के देना पड़ेगा। बस क्या बोला? ऑडिटर का रिपोर्ट। मतलब अगर तुम लोग ने खर्चे किए तो ऑडिटर का स्टैंप साइन चाहिए कि खर्चे जो इसने ये बोल रहा है वो राइट है। क्या बोला? ये जो खर्चे बोल रहा है वो राइट है। बस उसके लिए आपको ऑडिटर का रिपोर्ट चाहिए। इसके लिए कोई रिपोर्ट नहीं चाहिए 150 के लिए, बिकॉज 150 है लीगल एक्सपेंसेस आ रहे। देखो ना, ड्राफ्टिंग, रजिस्ट्रेशन, शेयर इशू, तो इसका बेटा ये जो भी खर्चे है ना, रजिस्ट्रार के पास जाता है तो क्रॉस वेरीफाई कर सकता है, बट ये पफ में वाले जो खर्चे वो इंटरनली होते हैं। क्या होता है? इंटरनल। तो इसलिए ना उन लोग ने पेज नंबर 248 पे देखो, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मार्केट सर्वे, इंजीनियरिंग है। मिला? उसके नीचे लिखा हुआ है फर्निशिंग स्टेटमेंट। आगे मत पढ़ना प्लीज, मिल रहा है क्या? बट पॉइंट नंबर 2 जो लीगल वाला है, उसके बाद पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 में कोई स्टेटमेंट के बारे में बात नहीं किया है। मतलब पफ में अपने को ऑडिट रिपोर्ट बनाने का है, बट 150 में नहीं बनाने का है। क्या पफ में बट 150 में नहीं बनाने का है। रिपीट कर रहे हो क्या? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का मतलब बिफोर कमेंसमेंट ऑफ न्यू बिजनेस और फॉर एक्सपांशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। कौन से खर्चे अलाउड है पफ में एंड 150? सपोज ये सारे खर्चे मिला के मेरा एक्चुअल एलिजिबल एक्सपेंसेस आया 100 रुपए का, बराबर है कितना है? 100 रुपए का। अब प्लीज आंसर बोलना, तुम लोग को लगता है क्या एक कंपनी बेसिकली कंपनी के ही खर्चे होते हैं नॉर्मली। तो कंपनी अगर कोई खर्चा कर रही है बेटा, तो कंपनी मतलब कंपनी हैज टू रेज मनी ना, कंपनी ने कैपिटल रेज करके कंपनी इनकॉर्पोरेट की होगी। तो तुम लोग को लगता है एज एन इन्वेस्टर, अगर तुमने कंपनी को पैसा दिया है तो तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा पैसा 50% ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में यूज हो, या तुम्हारा पैसा एसेट वो सब खरीदने में यूज हो? सो गवर्नमेंट बोलता है, इसलिए हम लोग ने मैक्सिमम लिमिट रखी है। कितनी मैक्सिमम लिमिट रखी है? तुम्हारे बिजनेस में फिक्स एसेट कितने के हैं, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट।
या तो फिर तुम्हारे कंपनी में कैपिटल कितना है, कैपिटल मतलब इक्विटी, शेयर कैपिटल, इक्विटी प्रेफरेंस दोनों हो गया, लॉन्ग टर्म डिबेंचर और बोरोइंग्स, क्या बोला, लॉन्ग टर्म डिबेंचर और बोरोइंग्स, तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, इसमें से जो भी हायर है उसका 5% गवर्नमेंट मैक्सिमम डिडक्शन देगा, या तो फिक्स एसेट का या तो कैपिटल का, रिपीट करोगे, या तो उसका कितना, गवर्नमेंट बोलता है अगर फिक्स एसेट 1000 रुपए के तो 50 रुपए का खर्चा कर सकते हो बेटा, कितना, 50 रुपए का, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड 2000 रुपए है तो 1000 या 2000 विच एवर इज हायर कौन सा हो गया, 2000, सो 2000 का 5% आप लोग खर्चा कर सकते हो, कोई सुन रहा है क्या, सो या तो एक्चुअल एलिजिबल एक्सपेंसेस या तो 5% ऑफ, ये दोनों में से जो भी हायर है, कोई सुन रहा है क्या, और ये जो भी अमाउंट आएगा, अरे यार बोलते नहीं है तुम लोग बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 1000 रुपया है फिक्स एसेट रुपीज का, कैपिटल एम्प्लॉयड अगर मैं बोल रहा हूं 1500 रुपया है तो हायर कौन सा हो गया, 1500 का 5% विल बी 75, कितना बोला, तो या तो एक्चुअल एक्सपेंसेस या तो 5%, विच एवर इज लोअर, गवर्नमेंट 75 का डिडक्शन देगा, कितने का देगा, 75 का, नहीं समझा, कितना डिडक्शन अलाउड है, पूरा अलाउड है या लिमिट है, लिमिट में मैक्सिमम लिमिट इज 5% ऑफ सीओपी और सीई विच एवर इज हायर कंपेयर टू एक्चुअल विच एवर इज लोअर, अरे याद है क्या, नहीं याद, बराबर है, और गवर्नमेंट बोलते हैं 75 का भी एक साथ डिडक्शन नहीं देंगे, प्रिलिमिनरी मतलब कंपनी के पहले वाला खर्चा ना यार, तो उसमें तो आपने कुछ भी खर्चा कितना भी किया होगा, तो ये अलाउड है, बट 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउड है, चलो ये अलाउड है, बट अगर किसी ने पढ़ा है तो लॉजिक पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, प्री कंस्ट्रक्शन हाउस प्रॉपर्टी में पूरा अलाउड है या 5, ये प्री इनकॉर्पोरेशन है ना, तो घर बनने के पहले वाला खर्चा 5 साल में अलाउड था, कंपनी बनने के पहले वाला खर्चा 5 साल में अलाउड है, स्टैंडर्ड है, पूरे इनकम टैक्स में 5 ईयर स्टैंडर्ड है प्रीलिमिनरी के लिए, कोई सुन रहा है क्या, आंसर बोलोगे क्या, व्हाट इज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, आइदर फॉर बिफोर कमेंसमेंट और एग्जिस्टिंग एक्सपांशन, मैक्सिमम खर्चा कौन से अलाउड है, पफ में एंड डरसो, खर्चा कितना अलाउड है, एक्चुअल और 5% ऑफ सीओपी और सीई, ये दोनों में से हायर और ये दोनों में से लोअर, बेटा अगर प्रोपराइटर है तो प्रोपराइटर में कैपिटल एम्प्लॉयड जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, कोई सुन रहा है क्या, तो उसमें एक्चुअल एलिजिबल एक्सपेंसेस या तो फिर 5% ऑफ सीई विच एवर इज लोअर, 5% ऑफ सीओपी विच एवर इज लोअर, वहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं होता है प्रोपराइटर का कुछ, तो यहाँ पे बोला है फिक्स एसेट का 5% लेना है, दैट्स इट, और बाकी सब सेम, लिखो प्लीज इतना, जो एक साइड अपना बाकी था बीच में स्पेसिफाइड डिडक्शंस में, उसमें आई थिंक लास्ट एडिशनल डेप्रिसिएशन लिखा था, वो ना लास्ट एडिशनल डेप्रिसिएशन लिखा था, वन साइड या हाफ साइड कितना खाली है, उसमें लिखो, रेड पेन साइडिंग दो, क्या लिख रहे हो, रोमन नंबर है या पॉइंट नंबर है वो देख के लिखना प्लीज, क्या लिखना है, सेक्शन 35D, कैपिटल डी है, कोई ब्रैकेट्स नहीं है, सेक्शन 35D, सेक्शन 35D क्या है बेटा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, उसमें लिखो पॉइंट नंबर 1, एलिजिबल एक्सपेंसेस, एलिजिबल एक्सपेंसेस, एलिजिबल एक्सपेंसेस लिखा है कि नहीं, अंडर दैट राइट डाउन, डैश करके रेड पेन से लिखो, पफ में डरसो, पफ में डरसो, पफ में डरसो, पीछे जगह है तेरे पास, हाँ, अगर तुम्हारे पास सिर्फ हाफ साइड है, जैसे इसके पास सिर्फ हाफ साइड है तो कॉमा कॉमा करके लिखना, 1.5 साइड है तो नेक्स्ट लाइन पे लिखो, एनीथिंग इज फाइन, तो कॉमा करके लिखो, नेक्स्ट लाइन पे लिखो पहले तो सब लोग, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट,
फिर अगर एक साइड या उससे ज़्यादा है तो नेक्स्ट लाइन पे लिखो, नहीं तो कॉमा करके लिखो। प्रोजेक्ट रिपोर्ट कॉमा फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट, मार्केट सर्वे एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज। प्रोजेक्ट रिपोर्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट, मार्केट सर्वे, इंजीनियरिंग सर्विसेज। नेक्स्ट लाइन पे लिखना, क्या लिख रहे हो? ड्राफ्टिंग ऑफ एमओए एओए, ड्राफ्टिंग ऑफ एमओए एओए, कॉमा रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, कॉमा शेयर्स और डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस, शेयर्स और डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस, लास्ट में एनी अदर एक्सपेंसेस, एनी अदर एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्या बचा? एक लाइन छोड़ गया, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, अमाउंट ऑफ डिडक्शन, अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना मिलेगा? वहां से 2 एरो बनाओ। फर्स्ट एरो पे कंपनी, सेकेंड एरो पे अदर्स, कंपनी एंड अदर्स। कंपनी के नीचे लिखो पॉइंट नंबर ए, मैं लिखता हूँ, 1 मिनट रुको ना, आएगा नहीं। कंपनीज के नीचे ऐसा, 1 मिनट मेरे लिखने के बाद लिखना, एक्चुअल एलिजिबल एक्सपेंसेस, यहाँ पे भी आएगा एक्चुअल एलिजिबल एक्सपेंसेस, और क्या लिखोगे? 5% ऑफ व्हाट? COP और CE, ये ऐसा ही लिखो, शॉर्ट फॉर्म में लिखना। 1 मिनट रुक जाओ। ये दोनों में से क्या चाहिए? हायर, और ये दोनों में से क्या चाहिए? लोअर। और यहाँ पे क्या है? ऑफ COP, और यहाँ पे हायर लोअर, यहाँ पे सिर्फ लोअर है। अरे बराबर है, ऐसा सेम लिखो। ये COP C का फुल फॉर्म नीचे अलग से लिख देंगे। समझता है कि नहीं तुम लोग को? इतना लिखा है। नेक्स्ट लाइन पे लिखो COP इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, COP इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इक्वल्स टू फिक्स एसेट, इक्वल्स टू फिक्स एसेट। नेक्स्ट CE इक्वल्स टू क्या रहेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू क्या? इक्विटी शेयर, सॉरी शेयर कैपिटल प्लस क्या? डिबेंचर्स
प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिबेंचर प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लिखा। नेक्स्ट और क्या बचा है? पॉइंट कुछ बोला था, लिखा नहीं है। नेक्स्ट रेड पेन से लिखना पॉइंट नंबर 3, डिडक्शन विल बी अलाउड, डिडक्शन विल बी अलाउड इन, रेड पेन से 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, डिडक्शन विल बी अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स लिखा है। नेक्स्ट लाइन पे लिख सकते हो, इन केस ऑफ परफॉर्मे एक्सपेंस, इन केस ऑफ परफॉर्मे एक्सपेंस, परफॉर्मे एक्सपेंस, रेड पेन से ऑडिट रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड, ऑडिट रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड at least 1 month prior, at least 1 month prior to the due date of filing the return, at least 1 month prior to the due date of filing the returns। समझ रहा है क्या? yes. बराबर है। नेक्स्ट क्या किया था? 35 DDA, मेरे को बोलो ना, कंपनी ना बहुत सारी स्कीम निकालती है। सपोज अभी जैसे अभी 2025 तो ऐसा बहुत डेंजर ईयर है फॉर ह्यूमन लेबर, बराबर है। AI वो इतना आगे चला जाएगा, 100% है कि बहुत कम लोगों की जरूरत रहेगी, एडिटर वेडिटर भी चले जाएंगे। अभी जो नया बिजनेस बूम हुआ है, सुन रहे हो? सुन रहे हो? तो अभी ना एक कंपनी है जिसमें 500, जैसे BPCL है, भारत पेट्रोलियम, बराबर है। तो BPCL को क्या करना था? BPCL को अपने कंपनी को प्राइवेट करने का है। सो अभी फिलहाल वो PSU है, गवर्नमेंट ओन्ड है, तो गवर्नमेंट को अपना स्टेक बेचने का है। जैसे ही गवर्नमेंट ने बोला कि BPCL में हम लोग को स्टेक बेचने का है, तो पीपल आर रेडी टू बाई इट। बट प्रॉब्लम ये है कि लोग बोलते हैं कि सर हम लोग को आपके एम्प्लॉय नहीं चाहिए। तो आपके पास 10,000 एम्प्लॉय है, हम लोग को चाहिए ही नहीं एम्प्लॉय। कोई चाहिए? सुन रहे हो क्या? अगर चाहिए रहेगा तो हम लोग बता देंगे कि ये कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय चाहिए एंड सो ऑन। तो आपकी कंपनी हम लोग खरीदेंगे, वैल्यूएशन भी अच्छा दे रहे हैं। कोई सुन रहा है क्या? बट कौन नहीं चाहिए? बट वो एम्प्लॉय को गवर्नमेंट तो निकाल ही नहीं सकता है, सवाल ही नहीं उठता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? BPCL के एम्प्लॉय को मेल डाला, बोलता है कि सर आप लोग है ना, हम लोग कंपनी बंद करने का सोच रहे हैं, बेचने का सोच रहे हैं, तो आप लोग आओ हमारे ऑफिस में और 15 लाख रुपए लेके चले जाओ, और आज से नौकरी पे मत आना। कोई सुन रहा है क्या? अरे बोलो यार। तो अगर एम्प्लॉय जा रहा है और पैसा ले रहा है तो उसको बोलते हैं वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपेंसेशन। क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपेंसेशन। वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपेंसेशन का मतलब है कंपनी ने आपको निकलने का ऑप्शन दिया है और आपने वो ऑप्शन एक्सरसाइज किया है। क्या आप नहीं निकल रहे हो, अगर तुम जाके नौकरी छोड़ोगे तो वो पैसा थोड़ी ना देगा। कंपनी ने पहले क्या दिया है? ऑप्शन दिया है कि कंपनी छोड़ना है तो छोड़ दो, हम लोग को जरूरत नहीं है, और फिर तुम लोग ने पैसा लेके ऑप्शन एक्सरसाइज किया है, उसको क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपेंसेशन। अरे सुन रहे हो कि नहीं यार? कभी कभी प्राइवेट कंपनी ऐसा कर सकती है, गवर्नमेंट ने, प्राइवेट कंपनी सीधा बोल सकते हैं 15 लाख रुपए ले, कल से ऑफिस मत आना, तो उसको बोलते हैं रिट्रेंचमेंट। क्या बोलते हैं? अगर ये वॉलेंट्री रिटायरमेंट या रिट्रेंचमेंट है ना बेटा, 1-2 एम्प्लॉय के लिए नहीं होता है। अपन बहुत लार्ज फोर्सेस को निकालते हैं, मतलब 5,000 है तो 3,000 को निकालना है, 2,000 को निकालना है। कोई सुन रहा है क्या? तो इतने बड़े स्केल पे अगर आप लोगों को निकाल रहे हो और पैसा दे रहे हो, तो ऑब्वियसली वो खर्चा तो बिजनेस का ही है, बट वो एसेट भी नहीं है कि जिसपे डेप्रिसिएशन देंगे। बट खर्चा पूरा एक साथ दे दिया तो टैक्स ही नहीं मिलेगा गवर्नमेंट को। अरे बराबर है। तो गवर्नमेंट बोलता है वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपेंसेशन अगर कंपनी एम्प्लॉय को दे रहा है तो अलाउड है, बट 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। क्या बोला? अलाउड है बट इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। कितना पॉइंट समझेगा? लिखो, एक लाइन का ही है। पॉइंट नंबर F के बाद G होएगा, पॉइंट नंबर G लिखना। क्या लिख रहे हो? सेक्शन 35 सब कैपिटल है, कोई ब्रैकेट्स नहीं है। 35 DDA, 35 DDA वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपेंसेशन।
वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपेंसेशन, मिल रहा है क्या? उसमें लिखो, क्या लिखोगे? allowed as deduction, allowed as deduction, allowed as deduction in रेड पेन से 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। लिखा है। उसके बाद ये 252 ये सब अपन ने सारा पढ़ लिया है। 36 पढ़ा होएगा, किसी को याद होएगा तो सी बर्फी करके, अरे बोलो यार, बैड डेट्स सब पढ़ लिया है कि नहीं यार? एक सिर्फ पेंसिल से लिखो ना, मेरे को कुछ एक्स्ट्रा बताने का है। क्या लिखोगे? ऐसा लिखो ना, 40, सिर्फ एक ही जन लिखो बस, फर्स्ट पेज पे लिख दो 43B, नहीं हाँ 43B आउटस्टैंडिंग पेड, ऐसा लिख दो बस। 43B आउट, एक ही जन लिखो पेंसिल से, 43B आउटस्टैंडिंग एंड पेड, बस इतना लिख दो। मिला? फिर 362 पे आ जाओ प्लीज, 262 पे फटाफट जल्दी आओ यार। 262 पे इनएडमिसिबल 40A1 पड़ा है 100% डिसअलाउड, 40A1A पड़ा है 30% डिसअलाउड, अरे बोलो यार। फिर उसके बाद में 66 पेज 67 पेज पे 40A2 पड़ा है, अरे बोलो यार। टैक्स तो डिसअलाउड ही है, सरचार्ज और वो भी डिसअलाउड है। 40A3 नॉन रेसिडेंट पड़ा है, 40A4 काम का नहीं है, पीछे जाओ 40A5 परक्यूजिट वाला भी पढ़ लिया है। फिर 268 पेज पे वो पार्टनरशिप फॉर्म का असेसमेंट कल ही पड़ा था, मिल रहा है क्या? उसमें एक छोटा सा चेंजेस है, 3 लाख जो अपन ने बुक प्रॉफिट पढ़ा है उसमें पढ़ो ना। मिला? पेज नंबर 269 पे मिला। उसमें पॉइंट नंबर 5, रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर इन एक्सेस ऑफ द प्रिस्क्राइब लिमिट ऑन फर्स्ट 6 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट इन केस ऑफ लॉस है। मिला? यार वो अमेंडमेंट नहीं है बेटा, वो अपन ने जो पढ़ा वो उतना ही है। फर्स्ट 3 लाख पे कितना? 90% और 150 विच एवर इज हायर, बैलेंस पे 60%, वो उतना ही है, बराबर है। यहाँ पे बोला है ऑन फर्स्ट 6 लाख बुक प्रॉफिट और इन केस ऑफ लॉस 3 लाख और 90% विच एवर इज क्या बोला है? हायर। तो जो 150 का लिमिट है वो लिमिट अभी 3 लाख का हो गया है, कोई सुन रहा है क्या? और जो अपन ने अप टू 3 लाख पढ़ा था वो 6 लाख हो गया, अप टू 3 लाख पढ़ा था वो क्या है? 6 लाख। तो जो अपन ने लास्ट बुक प्रॉफिट किया था, लास्ट बुक प्रॉफिट थियरी में, मिला? उसमें जाओ, थियरी में पहले जाना, बुक प्रॉफिट के नीचे 2 एरो बनाया था, मिला? उसमें अप टू 6 लाख करो और 1,50,000 को मेक इट 3 लाख। लास्ट जो लास्ट पड़ा वही वाला, पहले 6 लाख करो, अब पहले 2 एरो में से फर्स्ट एरो पे 6 लाख करना और अप टू 3 लाख करना, मिला? और राइट हैंड साइड पे बैलेंस मोर देन 6 लाख, बैलेंस मोर देन 6 लाख, मोर देन 6 लाख लिखा है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन में चेंज होएगा, सेकंड में नहीं होएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में जो आंसर लिखा था उसमें नीचे देखो बुक प्रॉफिट में 3 लाख को 6 लाख किया था, बराबर है, बस वो चेंज होएगा और नीचे 150 को 3 लाख करो, 150 को 3 लाख करो। वापस से रिपीट करो, पहले तो थियरी में गए, थियरी में बुक प्रॉफिट लिखा था, बुक प्रॉफिट से 2 एरो बनाया था, अप टू 3 लाख को 6 किया और फिर नीचे 150 को 3 किया, उतना किया। फिर क्वेश्चन नंबर 1 में भी नीचे नीचे देखो अपन ने 2 एरो बनाया था, उसमें अप टू 3 लाख को मेक इट 6 लाख, मिला? और बैलेंस तो है ही नहीं सब में, मिला? 6 लाख के बाद आपने निकाला होगा और 90% बराबर है जो था वो, और 3 लाख हो गया, मिला? इतना चेंज किया है। ऊपर आंसर में देखो क्या, हाँ वही बता रहा हूँ। ऊपर क्वेश्चन, उस ऊपर आंसर में देखो, मेन टेबल में बुक प्रॉफिट के नीचे अपन ने लेस किया था रेम्यूनरेशन, मिला? एक्चुअल जो है वही है, मिला? और उसके बाद मैक्सिमम रेम्यूनरेशन मेक इट 3 लाख, मैक्सिमम टेबल में ऊपर जो विच एवर इज लोअर लिखा था उधर मेक इट 3 लाख, मिला? अरे बोलो यार, बाकी सब आंसर सेम है, वो लोअर तो वही आएगा। किया है क्या? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक प्रॉफिट नीचे है कितना था? अप टू 3, उसको 6 करो, उसको 6 करो और नीचे 150 को मेक इट 3 लाख,
150 को मेक इट 3 लाख, और ऊपर आंसर बदल जाएगा। आई थिंक 156 था ना, 156 और 3 लाख लोअर, बाहर 156 आएगा। अपन ने अभी 150 लिखा है, वो बाहर भी 156 आएगा। किया है? किया है? बाहर 156 किया। मेन जो नेट प्रॉफिट वाला टेबल था, नेट प्रॉफिट वाले टेबल में लास्ट में देखो लेस रेम्यूनरेशन लिखा था, उसमें लेस रेम्यूनरेशन में एक्चुअल 156 था, और उसके नीचे क्या लिखा था, मैक्सिमम 40B वाला, उसको मेक इट 3 लाख, और बाहर वाले कॉलम में 150 को 156 करो। मिला? उतना किया। मेन टेबल में ऊपर नेट प्रॉफिट वाले टेबल में 156 किया। अमाउंट नीचे टोटल बदल जाएगा, 6000 से ऐड कर दो। कितना था लॉस? तो 89 कर दो उसको, 89 220, 89 220 कर दो बस। बराबर है। सो वो 269 पेज पे बेटा जो ऊपर दिया ना, एग्जाम्पल दिया है, मिला? 269 पे देखो ग्रे बॉक्स में एग्जाम्पल दिया है, मिल रहा है क्या? तो ये ना इन बिटवीन द ईयर चेंज हुआ है, सुन रहे हो क्या? पर तुम्हारे इसने पूरे साल का चेंज कर दिया है, तो अपने को पूरे साल का दिया है मॉड्यूल में, तो मॉड्यूल फॉलो करेंगे, बस सिंपल है। देन कम टू पेज नंबर 272, 40A रिलेटिव पढ़ा है। नेक्स्ट 274 पे आओ, पेमेंट ऑफ 10,000 वाला भी अपन ने पढ़ा है। अरे बोलो यार, बराबर है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, ये एक पॉइंट एक्स्ट्रा वहाँ पे पढ़ सकते हो तुम लोग, TDS में मैं नॉर्मली पढ़ा सकते हो, बट अभी मॉड्यूल कर रहे साथ में, तो खत्म कर दो। कितना पेमेंट कैश में अलाउड है? 10,000 ऑन अ पर्टिकुलर डे टू अ पर्टिकुलर पर्सन फॉर अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। बट अगर आप है ना ट्रांसपोर्टर को पैसा दे रहे हो, ट्रक वालों को, या तो आप एम्प्लॉय को टर्मिनल बेनिफिट दे रहे हो, मतलब रिटायरमेंट ले रहा है एम्प्लॉय, तो अगर एम्प्लॉय को रिटायरमेंट पे आप कुछ दे रहे हो, ग्रेचुटी या ऐसा सब, तो 50,000 रुपया कैश अलाउड है, और ट्रक वालों को पैसा दोगे तो 35,000 रुपया कैश अलाउड है। सॉरी, मैक्सिमम लिमिट इज हाउ मच? 10,000। बट बेटा ये जो ट्रक वाले होते हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं, GST में भी तुम पढ़ोगे अनऑर्गेनाइज में जाता है, DT में भी 2 जगह पे अनऑर्गेनाइज्ड है, एक TDS में और एक इधर। सो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पास कोई बैंक डिटेल होएगा जरूरी नहीं है, तो गवर्नमेंट बोलता है इनको 35,000 तक कैश अलाउड है। किन लोग को? ट्रांसपोर्टर को। और ये एम्प्लॉय को रिटायरमेंट, सैलरी अलाउड नहीं है, सैलरी 1 रुपया भी ज्यादा दिया तो डिसअलाउड है, बट रिटायरमेंट पे पैसा दिया तो 50,000 अलाउड है। कितना अलाउड है? 50,000। लिख दो ना वहां पे जाके। किधर लिख रहे हो? 40A3 में कैश में अपन ने लिखा था, और रूल 6DD उधर लिखा था, बराबर है? अरे बोलो यार, जगह है लास्ट में तो लिखो, नहीं है तो ऊपर रेड मार्जिन के ऊपर लिखो, एनीथिंग इज फाइन। 10,000 वाला 40A3 10,000 वाला मिला? सबको मिला है? उधर रेड पेन से लिख दो कहीं पे ऊपर या तो सेम पे नीचे। इन केस ऑफ पेमेंट टू, इन केस ऑफ पेमेंट टू, और रेड पेन से लिख रहा हूं ना, इन केस ऑफ पेमेंट टू पर्सन एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ, in case of payment to person engaged in business of applying, hiring, leasing of goods carriage, applying, hiring, leasing of goods carriage, payment up to कितना? 35,000 is allowed. Payment up to 35,000 is allowed. And next line पे, for payment to employees, of terminal benefit, payment to employees of terminal benefit, कितना?
50,000 will be allowed. 50,000 will be allowed. तो उसके बाद 279 ये सब कवर्ड है अपना, 280 कवर्ड है, 281 कवर्ड है, पढ़ना मत प्लीज। 283 है बेटा, 283 मिला। चेंजेस इन फॉरेक्स रेट, अरे बोलो यार, बराबर है बेटा, वो पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको। डीटी पहले ना 100 मार्क का था, फिर 75 का हुआ, फिर 60 का था, अभी 50 मार्क का है। कोई सुन रहा है क्या? तो ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, तो प्लीज पढ़ के मत जाना। एक ही पॉइंट नहीं पढ़ा है, वो है फॉरेक्स, वो भी पढ़ना है तो पढ़ लो, बट लिखाऊंगा नहीं। अगर मैंने एसेट खरीदा और पेमेंट नहीं किया, एसेट खरीदा $1,00,000 में, तब रेट चल रहा था 85 रुपीज का, तो 85 लाख का एसेट मैंने रिकॉर्ड किया, वॉट एवर इज द वैल्यू, 8 करोड़ 50 लाख का जो भी होगा, सुन रहे हो क्या? फिर जब एक्चुअल में पेमेंट किया, तो पेमेंट के टाइम पे 85 रुपीज जो था उसका वैल्यू डॉलर का बढ़ के 87 हो गया। जब खरीदा था तब $1 वॉज 85, जब पेमेंट किया तो $1 वॉज 87, तो 2 रुपए से फॉरेक्स का कॉस्ट बढ़ गया, तो अपना एक्सपेंसिव हो गया ना। तो आप वो 2 रुपए को एसेट के कॉस्ट में ऐड करके डेप्रिसिएशन ले सकते हो। चलो 2 रुपए को एसेट के कॉस्ट में ऐड करके डेप्रिसिएशन ले सकते हो। पहले कितने का एसेट पड़ा था? 85 लाख, बट फिर बाद में अपन ने फॉरेक्स का पेमेंट करने गए तब कितना हो गया? 87, तो अपने को 2 रुपया महंगा पड़ा, तो डेप्रिसिएशन 85 पे 87 पे आप कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड कर सकते हो। अगर यही चीज रेवेन्यू एक्सपेंस है, मैंने किसी फॉरेनर को सैलरी का बुक्स में एंट्री पास कर दिया था कि इस आदमी को मेरे को $10,000 का पेमेंट करने का है, तब रेट 85 का था, तो मैंने 85 के हिसाब से बुक्स में एंट्री पास कर दिया। बट जब सैलरी एक्चुअली पे किया तब 87 हो गया। कितना हो गया? 87। तो आप 87 को पीएनएल डेबिट में लिख सकते हो। तो अगर कैपिटल एक्सपेंसेस में डॉलर में फॉरेक्स लॉस हो गया, कैपिटल एक्सपेंस में फॉरेक्स लॉस हो गया, तो ऐड करके डेप्रिसिएशन ले लो। और रेवेन्यू एक्सपेंस में फॉरेक्स में लॉस हो गया तो सीधा डेबिट में लिख दो, अलाउड है। कोई सुन रहा है क्या? तो पढ़ा दिया है, बट यहां से पढ़ना तुम लोग को है। पेज 284 अपना वो टीबी एलआईसी एमएसएमई पढ़ाया था क्या? बोलोगे नहीं? पेज नंबर 287 मिला, नीचे माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज है, वो सेम है। फिर बाद में पेज 289 पे आ जाओ, सब चीज कवर्ड है मॉड्यूल का, पढ़ोगे टाइम वेस्ट होएगा, कुछ काम नहीं आएगा। जो जो नहीं कवर्ड है अपने आप बता रहा हूँ। 289 पे स्टैम्प ड्यूटी है, मिला? वो बाकी अपना बिकॉज वो कैपिटल गेन के साथ पढ़ेंगे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का, इधर से सेंस नहीं बनता है पढ़ने का। पेज 292 पे कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अपन ने लास्ट लेक्चर में चार्ट बनाया होगा, यस और नो यार? बराबर है। पेज 297 पे टैक्स ऑडिट है, आई थिंक वो भी अपन ने पढ़ लिया है, सब लिमिट पढ़ा है, 1 करोड़ 10 करोड़ वाला, 50 लाख वाला, नहीं बोलोगे? 301 पे अपन ने एडीए पढ़ा है, अंदर से कोई अमेंडमेंट है तो देख लो बस। 302 पे 200 लाख बराबर है, 50 लाख 70 लाख 3 करोड़ सब बराबर है। कोई सुन रहा है क्या? 7,500 बराबर है, 1,000 रुपया बराबर है, बराबर है। 306 पे आ गया हूं मैं एग्जाम्पल से सर। 309 ये 309 बेटा एग्रीकल्चर पढ़ाना बाकी है, मतलब वो नया कॉन्सेप्ट है, दैट विल एंड ऑफ योर मॉड्यूल। इतना पॉइंट समझता है क्या? तो मॉड्यूल में एक ही इन बिटवीन द ईयर का अमेंडमेंट उन लोगों ने डाल दिया था, 6 लाख 3 लाख वाला, बस वही चेंजेस है और कुछ नहीं है। इतना पॉइंट समझेगा क्या? तो मॉड्यूल घर पे टच भी नहीं करना, सम्स देखने तो यू कैन से, तो सम्स देखो, दैट्स इट। थियरी पढ़ने का जरूरत नहीं है, जो अपना थियरी पढ़ा है वो कंप्लीट है। कुछ तो बाकी है मुझे माने में, अदर सोर्सेज में आएगा। मतलब 0 को 1 पूछा तो सुन लो ना, मॉड्यूल में सी बर्फी में दिया हुआ है, कोई सुन रहा है क्या? ये सब अपने एग्जाम में कभी नहीं आता है। सेक्शन 36, क्या बोला? सेक्शन 36। अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है ना, जैसे गवर्नमेंट की मैक्सिमम होती है, तो उन लोग है ना बोलते हैं अभी मैं लोन लूंगा तो मैं लोन से क्या करूंगा? नॉर्मली बिजनेस चालू करूंगा, बिजनेस चालू करूंगा तो पैसा आएगा तो लोन का इंटरेस्ट भी तो भर पाऊंगा ना यार। बट अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हूं, मैं रोड बना रहा हूं एंड सो ऑन, तो अगर मैं रोड बनाने के लिए लोन ले रहा हूं तो पैसा तो आने ही नहीं वाला है। तो पैसा जब आएगा ही नहीं तो मैं इंटरेस्ट भरूंगा कहां से? नहीं समझा? सो गवर्नमेंट की एक कंपनी को रोड बनाने का है, अब वो रोड बनाने के लिए उन लोग को लोन चाहिए, लोन पे तो इंटरेस्ट चार्ज होएगा। कोई सुन रहा है क्या? अरे बट जो कंपनी है जो लोन बना रही है वो बेटा रोड थोड़ी ना भाड़े पे देने वाली है, या रोड बेचने थोड़ी ना वाली है, तो उसको तो इनकम तो आएगा ही नहीं।
तो जब इनकम ही नहीं आएगा तो इंटरेस्ट भरेगा कहाँ से? तो उन लोग अपने इन्वेस्टर को क्या बोलते हैं, सर हम लोग को 5 साल के लिए डिबेंचर इशू कर रहे हैं। क्या कितने साल के लिए? तो वो बोलते हैं सर तो क्या है इसका, बोलते हैं सर 100 रुपए का फेस वैल्यू है, हम लोग 70 रुपए पे इशू कर रहे हैं। कितने पे? तो आज हम लोग को आप 70 रुपए के हिसाब से पैसा दे दो, 5 साल के बाद हम लोग इसको फेस वैल्यू पे रिडीम करेंगे विच इज 100, विच इज क्या बोला 100। तो 100 रुपए का डिबेंचर हम लोग आज आपको 70 में दे रहे हैं और 5 साल के बाद हम लोग 100 में रिडीम करेंगे। तो हम लोग ने इसको आपको डीप डिस्काउंट पे दिया, डिस्काउंट नहीं, किस पे दिया है? डीप डिस्काउंट। मतलब नॉर्मली डिस्काउंट होता है 2-5%, ये 30% डिस्काउंट पे था। तो इन लोग बोलते हैं सर अब 5 साल तक इंटरेस्ट को भूल जाओ। तो सुन रहा है क्या बोला? 5 साल तक इंटरेस्ट को भूल जाओ, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और ऑब्वियसली बात इतना डीप डिस्काउंट पे दिया, तो आप अज्यूम कर लो 30 रुपीज, तुम जो अज्यूम करना है इंटरेस्ट करो, कैपिटल गेन करो, जो अज्यूम करना है करो, बट हम इससे ज्यादा पैसा देने वाले नहीं है। इसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। क्या बोलते हैं? जीरो कूपन मतलब 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्या 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट है? तो इंटरेस्ट अपन पे नहीं करेंगे, अपन डिस्काउंट जो है वो। तो अभी कितने का बॉन्ड था, कितने में इशू किया, कितना डिस्काउंट है? तो कंपनी का तो लॉस हो गया ना 30 रुपीज का, जिसने डिबेंचर इशू किया है। तो 30 रुपीज का उन लोग डिडक्शन ले सकते हैं सेक्शन 36 के अंदर, बट पूरा 30 एक साथ मिलना चाहिए क्या? नहीं, एक साथ क्यों नहीं मिलना चाहिए? अरे अमाउंट सुन रहे नहीं, डिबेंचर एक ही साल यूज होएगा या 5 साल के लिए था? 7 साल है तो 7 साल, 10 साल है तो 10 साल। तो ये डिवाइडेड बाय होएगा लाइफ ऑफ डिबेंचर। क्या था? लाइफ ऑफ डिबेंचर। सो 30/5, 30/7, 30/10 जो भी है, बिकॉज एक खर्चा आपका 1 साल का नहीं है, 5 साल डिबेंचर यूज किया उसका खर्चा है। खर्चा 1 साल का नहीं है, 7 साल डिबेंचर यूज किया उसका खर्चा है। तो जो भी नंबर ऑफ लाइफ है उसमें डिवाइड हो जाए। इसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। क्या बोलते हैं? जीरो कूपन बॉन्ड। तो सी बेटा 36 में और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन में एडिशन दिया हुआ अपने काम का नहीं है, बट अभी ये जीरो कूपन बॉन्ड मैंने पढ़ा दिया। मिला? और बोलो, और कुछ बोल सकता हूँ? कुछ तो बोल रहा था ना मतलब क्या? हाँ वो ठीक है। और कुछ है? रोमन नंबर 1 स्मॉल डिडक्शंस हो गए। अरे बोलो यार। रोमन नंबर 2 एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली डिसअलाउड हो गया 40A वाला, या रोमन नंबर 2 होएगा स्पेशल ट्रांजैक्शन। रोमन नंबर 3 एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली डिसअलाउड हो गया है। रोमन नंबर 4 स्पेसिफाइड डिडक्शन है क्या? देखो ना, उसके लिए अपन ने बीच में 7-8 लाइन छोड़ी थी। तो स्पेसिफाइड, 1 मिनट लिखना मत, स्पेसिफाइड डिडक्शन में अपन ने क्या क्या पढ़ा है पेज टर्न करते हुए देखो ना। 32 पढ़ा है डेप्रीशिएशन, 35 पढ़ा है साइंटिफिक रिसर्च, 35AD पढ़ा है स्पेसिफाइड बिजनेस, स्पेसिफाइड बिजनेस। उसके बाद क्या पढ़ा है? 35AB भी पढ़ा है साइंटिफिक रिसर्च। फिर पढ़ा है 35ABB टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस। अरे बराबर है, टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस। फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन छोड़ दो। फिर 35D AD ऊपर लिखा ना, हाँ 35D और 35DDA पढ़ा है। बराबर है। D क्या था? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। और DDA क्या था? वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन। अरे यार समझ रहा है क्या? तो समरी के लिए मैंने जगह छोड़ा था, उधर लिख दो ना प्लीज। कितना लाइन छोड़ा था? समरी के लिए जगह छोड़ी थी अपन ने रोमन में, आ जाएगा 6। क्या? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वो अपन कैपिटल गेन में पढ़ेंगे बेटा। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कैपिटल गेन में आएगा। वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन।
लिखा है ना। तो अपन ने पहले पढ़ा स्मॉल डिडक्शन, फिर पढ़ा अपन ने स्पेशल, फिर पढ़ा डिसअलाउड, फिर अपन ने पढ़ा स्पेसिफाइड डिडक्शन। मिल रहा है क्या? फिर नेक्स्ट रोमन नंबर 5 देखो, प्रोसीजरल एक्सपेक्ट्स आ गया। सम्स के बाद प्रोसीजरल एक्सपेक्ट्स के होंगे बराबर। अरे बोलो यार। प्रोसीजर में 4 सेक्शन है, ए 44 डबल ए, AB, AD, ADA, AE, मिला 5 है। 44 AA था बुक्स ऑफ अकाउंट्स, किसको मेंटेन करना है। AB क्या था, टैक्स ऑडिट किसको करवाना है। ADA बिजनेस वालों को ऑप्शन दिया है 8% 6% वाला। ADA प्रोफेशनल वालों को ऑप्शन दिया है 50 लाख और 75 लाख वालों को 50% वाला। और लास्ट में AE ट्रक वालों को ऑप्शन दिया है मैक्सिमम 10 ओन ट्रक होने चाहिए, 7500 पर मंथ पर ट्रक, 1000 पर मंथ पर टन। अरे बोलो यार। उसके बाद और कुछ पढ़ा है, असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बराबर है 40 भी। उसमें 2 अमेंडमेंट इन लोगों ने इन बिटवीन द ईयर वाले डाल दिए, 6 लाख और 3 लाख। पहले 3 लाख 1.5 लाख था, अभी 6 लाख 3 लाख कर दिया। मिल रहा है क्या? दैट्स इट। सो दैट वाज द PGBP मॉडल पढ़ा दिया है। घर पे सम्स देखना है तो देखो, बाकी देखने का जरूरत नहीं है। इज दैट पॉइंट क्लियर? बोलते नहीं यार तुम लोग, यस और नो? यस बराबर है। अब इसमें ना एक चैप्टर इन लोग ने इसमें डाल दिया अपन अलग से, नॉर्मली अपने बुक में अलग से आएगा, इसमें नहीं है, बुक में नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम, एकदम सिंपल, इससे सिंपल कोई चैप्टर ही नहीं बना। बराबर है, क्या बोला है? एग्रीकल्चर इनकम। गवर्नमेंट क्या बोलता है? गवर्नमेंट बोलता है सेक्शन नंबर 10(1) में हम लोग ने पहले लिखा है, सबसे पहले 10 सेक्शन में यही लिखा है हम लोग ने कि एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट। क्या बोला है? एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज क्या बोला है? एग्जेम्प्ट। तो गवर्नमेंट बोलता है हम लोग को इंडिया में एग्रीकल्चर पे टैक्स लेना ही नहीं है। सेक्शन 10 पूरा एग्जेम्पशन का ही है। उसमें सबसे पहले सबसेक्शन 1 में लिख दिया इन लोगों ने कि एग्रीकल्चर इनकम पे हम लोग इंडिया में टैक्स लेने वाले नहीं है। मैंने बोला सर एग्रीकल्चर इनकम का मतलब क्या होता है? तो गवर्नमेंट बोलता है 4 चीज को एग्रीकल्चर इनकम मांगते हैं। कितने? बोलता है इनकम बाय फ्रॉम लैंड। इनकम फ्रॉम क्या बोला? लैंड। मतलब ये बात कर रहा है किसकी? नहीं, ये बात कर रहा है रेंट की। किसकी बात कर रहा है? मतलब अपने रेंट लिया है लैंड से। इनकम फ्रॉम क्या बोला है? लैंड। ये लैंड किधर है? सिचुएटेड इन इंडिया। लैंड किधर है? इंडिया। और ये लैंड यूज क्यों हो रही है? यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशन। यूज फॉर क्या बोला? एग्रीकल्चर ऑपरेशन। रिपीट नहीं कर रहे हो तुम लोग यार। किसकी बात चल रही है बेटा? तो एग्रीकल्चर इनकम की। गवर्नमेंट बोलता है एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, बट एग्रीकल्चर इनकम का मतलब होता है इनकम फ्रॉम लैंड। किधर है? और किधर यूज हो रहा है? एग्रीकल्चर ऑपरेशन। तो मेरे पास एक जमीन है, कोई सुन रहा है क्या? अगर मैंने जमीन भाड़े पे दी है तो मेरा भाड़ा एग्जेम्प्ट होएगा अगर सामने वाला उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहा है। क्या सामने वाला उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अरे बोलो यार। नहीं समझा? श्योर। फिर ये बोलता है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सेल ऑफ क्या बोले? एग्रीकल्चर। बेटा एग्रीकल्चर का मतलब होता है जो चीज जमीन से निकल रही है। कोई सुन रहा है क्या? या तो ये बता दो इसका मतलब, जो चीज डायरेक्टली जमीन से निकल रही है वो क्या है? एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से अगर बेच के पैसा मिला है तो वो भी एग्जेम्प्ट है। इनकम बाय वे ऑफ सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोवाइडेड एग्रीकल्चर, बोलोगे नहीं तुम लोग, ऑपरेशंस मस्ट बी कैरिड आउट इन इंडिया। मस्ट बी क्या बोला है? कैरिड आउट इन इंडिया। इसका मतलब बोलो। खेती बाड़ी इंडिया में होना चाहिए, माल किधर भी बेचो चलेगा। कोई सुन रहा है क्या? सो मैंने टमाटो का फार्मिंग कल्टीवेशन इंडिया में किया, बट टमाटो फार्मिंग करने के बाद मैंने एक्सपोर्ट कर दिया तो वो एक्सपोर्ट प्रॉफिट भी एग्जेम्प्ट है। बेचना इंडिया में वो जरूरी नहीं है, ऑपरेशंस इंडिया में होना चाहिए। क्या बोला? ऑपरेशंस इंडिया में होना चाहिए। बेचो पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी, गवर्नमेंट बोलता हम लोग को फर्क नहीं पड़ रहा है। सो या तो लैंड से इनकम आना चाहिए, लैंड इंडिया में होनी चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचा है बट ऑपरेशंस इंडिया में कैरी आउट किया है, या तो बोलता है रेंट मिला है। किधर से रेंट मिला है? नहीं बोलोगे? नहीं यार, लैंड तो बढ़ा दिया ना पहले। फार्म हाउस या तो ग्रीन हाउस से।
किससे मिला है? फार्म हाउस या तो ग्रीन हाउस से। और ये फार्म हाउस और ग्रीन हाउस है किधर, क्या यूज हो रहा है, सोचो तो सही। स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, क्या हो रहा है? यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ, क्या लिखा है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अरे यार बोलोगे नहीं, ये फार्म हाउस होना किधर चाहिए? बाकी लोग नहीं बोलते, किधर होना चाहिए? सिचुएटेड इन इमीजिएट, क्या बोला? सिचुएटेड इन इमीजिएट विसिनिटी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। इमीडिएट विसिनिटी ऑफ, क्या बोला? एग्रीकल्चर लैंड। बेटा एग्रीकल्चर लैंड के आजू बाजू होना चाहिए, क्या बोला? एग्रीकल्चर लैंड के आजू बाजू होना चाहिए। और स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए यूज किया तो रेंट जो फार्म हाउस या ग्रीन हाउस से आ रहा है वो भी एग्जेम्प्ट है। फार्म हाउस मतलब ये अपने आजकल वो इंस्टाग्राम पे देख के फार्म हाउस मत सोचना कि वहाँ पे बस रहने जा सकते हैं लोग, booking.com वो सब पे रेंट पे दिया हुआ है, उसकी बात नहीं चल रही है। जो एग्रीकल्चर स्टोरेज के लिए फार्म हाउस यूज हो रहा है वो एग्जेम्प्ट है, प्रोवाइड वेयर हाउस बोल सकते हो, प्रोवाइडेड वो एग्रीकल्चर लैंड के आजू बाजू होना चाहिए। अगर कोई कभी लेक्चर बैठा है मेरा तो मैंने मुंबई में बोरीवली में वेयर हाउस बना दिया जिधर एग्रीकल्चर लैंड ही नहीं है, तो रेंट एग्जाम नहीं है, बट बेटा वो 35 AD का बेनिफिट ले सकता है। वेयर हाउसिंग फॉर एग्रीकल्चर, वेयर हाउसिंग फॉर शुगर पढ़ाया होगा कभी ना कभी सैलरी चैप्टर में। सैलरी तो हुआ ही नहीं अभी तक, इधर पढ़ाया, इधर ही पढ़ाया, याद है कि नहीं पढ़ा? 35 AD, क्या बोला? 35 AD बराबर है। और वो बोलता है, ये बाद में ऐड हुआ था बहुत, सैपलिंग एंड सीडलिंग ग्रोन इन नर्सरी। ग्रोन इन, क्या बोला? नर्सरी। तो ये बेसिकली उसकी बात कर रहा है, पता होगा सबको यार। सैम्पलिंग लिखा है मैंने, रॉन्ग है, सैपलिंग है। सैपलिंग, सैपलिंग का मतलब पता? अरे वो नहीं है क्या, वो लेके बैठते हैं ना, हाँ वो झाड़ फूल वाले बैठते हैं ना, नर्सरी वाले यार। तो जो सैपलिंग सीडलिंग, मतलब ये बेसिकली बोल रहा है फ्लावर्स भी, ट्रीज प्लांट भी एग्रीकल्चर है। क्या बोल रहा है? फ्लावर ट्रीज प्लांट भी एग्रीकल्चर है। तो जो नर्सरी वाले प्लांट्स बेच रहे हैं वो एग्रीकल्चर है, एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल? एग्जेम्प्ट। अरे यार एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल है? एग्जेम्प्ट। और सेक्शन नंबर कौन सा चल रहा है? सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट। रिपीट नहीं करे यार, एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट। एग्रीकल्चर इनकम 4 टाइप की होती है। इनकम फ्रॉम लैंड, लैंड मस्ट बी लोकेटेड इन इंडिया एंड यूज फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ऑपरेशंस मस्ट बी कैरिड आउट इन इंडिया। बेचना इंडिया में, आप खेती बाड़ी इंडिया में होनी चाहिए। देन रेंट फ्रॉम वेयर हाउस और ग्रीन हाउस, यूज फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। एंड लास्ट बोलता है सैपलिंग एंड सीडलिंग ग्रोनिंग नर्सरी। ये 4 इनकम पे गवर्नमेंट बोलता है कोई टैक्स आने वाला नहीं है। इतना पॉइंट समझेगा? श्योर, लिखो प्लीज इतना। रोमन नंबर नया देना। हाँ, जो लास्ट लिखा था पार्टनरशिप हम, उसके बाद नया रोमन नंबर देना न्यू पेज पे। तुम लोग को समझ नहीं रहा मैं क्या करना चाह रहा हूँ बेटा। मॉड्यूल अगर आप पढ़ोगे ना तो मालूम ही नहीं पड़ रहा है कौन सा मेन पॉइंट है, कौन सा सब पॉइंट है। सुन रहे हो क्या? तो इसलिए मैंने पार्ट 1 रोमन नंबर 1 स्मॉल डिडक्शन ऐसा दिया है, तो उसको बॉक्स में डाल देना। आपको एटलीस्ट नोटबुक में समझना चाहिए कि कौन सा एक नया पॉइंट है, कौन सा पुराना पॉइंट है। वो मॉड्यूल में समझ ही नहीं रहा है। लिखो, क्या लिख रहा? रोमन नंबर 7. 1 was small deduction, 2 was special, 3 was disallowed, 4th was specified. फिर प्रोसीजर, फिर पार्टनरशिप फॉर्म। 7 रोमन नंबर 7 क्या लिख रहे हो? एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम। उसमें ये कॉपी करो, सेक्शन 10(1). Agriculture income in India is exempt.
समझता है कि नहीं पता नहीं चलता है। घर पे आके पढ़ते हो कि नहीं? क्या अभी तुम लोग घर पे दोपहर में फ्री रहते हो या कोई जाता है ऑफिस कॉलेज के लिए? ऊपर लिखा था फर्स्ट लाइन एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज एग्जाम, फिर एग्रीकल्चर इनकम का ये 4 पॉइंट है। ये assessment of partnership. Assessment of partnership. एक मतलब पूरा बचा है वही तो सबसे बड़ा क्वेश्चन लिखा है नहीं आंसर तो कितने बड़ा आ जाएगा ना हाँ वही मैं बोल रही लाइट हो रही सो जा अरे नहीं है यार
बाद में अप्रोच कर रहे थे साथ में चले जाते हमको नहीं कर पता लगे और हम लोग एकदम निकले पीक का कोई ड्रीम बंदा सोचे लिख दिया क्या? लिखा? ये जो सेकेंड पॉइंट है ना, सेकेंड पॉइंट सुन रहे हो क्या? उसके लिए आगे और डिटेल में, सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल? एग्जेम्प्ट ना, ऑब्वियसली बात है, एग्जेम्प्ट ही रहेगा। गवर्नमेंट बोलता है नीरज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को कैसे बेचा तूने? मैंने बोला सर एज सच बेचा। एज सच मतलब पोटैटो फार्म पे कल्टीवेट किया, निकाला, ट्रक में डाला और बेच दिया। कोई सुन रहा है क्या? उसको बोलते हैं एज सच। टमाटो हार्वेस्ट किया, ट्रक में डाला, वहां से बेच दिया, दैट इज नोन एज व्हाट? एज सच। या तो मैंने बोला सर प्रोसेसिंग करने के बाद बेचा, आफ्टर प्रोसेसिंग। आफ्टर क्या बोला? गवर्नमेंट बोलता है अगर जैसा आया वैसा का वैसा बेच दिया तो वो एग्जेम्प्ट है। वो क्या बोला? एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं भरना है कभी जिंदगी में। बट अगर आफ्टर प्रोसेसिंग बेचा है तो कैसे बेचा है? मैंने बोला सर आलू आया जमीन से निकाला तो ऑब्वियसली उसके ऊपर मिट्टी रहती है, तो मिट्टी क्लीन करके हम लोग ने आगे बेचा। कोई सुन रहा है क्या? सुन रहे हो कि नहीं? फिर जो टमाटोज होते हैं उसके ऊपर वो ग्रीन कलर का डंडी रहती है, कोई सुन रहा है क्या? तो वो हम लोग ने प्लग करके बेचा। कोई बोलता है कि हम लोग ने सन ड्राई करके कुछ प्रोडक्ट को बेचा है। तो अगर प्रोसेस तो कर रहे हो तुम लोग, कोई सुन रहा है, बट देयर इज नो चेंज इन असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। देयर इज नो चेंज इन असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। सो गवर्नमेंट बोलता है वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। वो भी क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। तो तुमने प्रोसेस किया है बट उससे कोई कैरेक्टरिस्टिक बदल नहीं रहा है। क्लीनिंग का प्रोसेस किया है, सन ड्राइंग का प्रोसेस किया है, कोई सुन रहा है क्या? तो वो सब पे कोई टैक्स आने वाला नहीं। बट इफ देयर इज अ चेंज इन असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक, इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूं। सिंपल एग्जाम्पल है बेटा, यहाँ पे समझो ना, मैं फार्मर हूं, मेरे फार्म पे आलू आता है, लेज वाला आता है, आलू उठाता है, अपने फैक्ट्री में लेके जाता है, चिप्स बना के मार्केट में बेचता है। तो मैं पूरा एग्जेम्प्ट हूं बिकॉज मैं चिप्स नहीं बना रहा हूं, मैं आलू बेच रहा हूं। और लेस पूरा टैक्सेबल है बिकॉज वो चिप्स बेच रहा है। तो सुन रहा है क्या? आलू किसका था? नीरज का। और चिप्स किसने बनाया? लेज ने। टमाटो किसका है? नीरज का। केचप किसने बनाया? किसान ने। कोई सुन रहा है क्या? तो ये एग्जेम्प्ट है। नीरज एग्जेम्प्ट है, किसान ब्रांड मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर टैक्सेबल है, नीरज एग्जेम्प्ट है, लेस टैक्सेबल है। पहले तो ये समझा है? अरे बोलो यार। शुगर केन मेरे फार्म पे आ रहा है और बाद में मेरे फार्म से शुगर कल्टीवेट कर रहा हूं मैं, और मैं शुगर बेच रहा हूं, शुगर केन बेच रहा हूं, और सामने वाला शुगर बना रहा है, तो मैं एग्जेम्प्ट हूं, वो टैक्सेबल है। कह रहा मैं एग्जेम्प्ट हूं और वो टैक्सेबल है। इतना पॉइंट समझा है? यस और नो? प्रॉब्लम क्या है? लेज वाले ने क्या किया? फैक्ट्री सेटअप किया है और फैक्ट्री के पीछे उन लोगों ने बड़ा सा फार्म बनाया पोटैटो कल्टीवेशन का। तो लेज वाला अपने फार्म पे पोटैटो कल्टीवेट कर रहा है, वो उसी को फैक्ट्री में लेके जा रहा है और चिप्स बना के बेच रहा है। समझा मैंने क्या बोला? स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन इज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्जेम्प्ट है। मैप्रो वाला स्ट्रॉबेरी कल्टीवेट करता है,
कल्टीवेट करके अपने फैक्ट्री में लाता है, स्ट्रॉबेरी सिरप बना के आगे बेच रहा है। कोई सुन रहा है क्या? सो द क्वेश्चन हियर इज, जो लेस वाला आलू बेच रहा है, आलू उगा के लेस बना रहा है, तो वो एग्जाम करे, वो टैक्सेबल करे, या पार्टली एग्जाम पार्टली टैक्सेबल? पार्टली एग्जाम पार्टली टैक्सेबल ना, बिकॉज वो जो लेस के पैकेट में है उसमें आलू का भी तो प्रॉफिट इंक्लूडेड है। अरे यार नहीं समझा। आलू अगर मैं बेच देता तो उसका प्रॉफिट एग्जाम्ड होता, मैंने बेचने के बदले खुद ने आगे चिप्स बनाया तो वो भी तो एग्जाम पार्टली, तो उसमें आलू का प्रॉफिट होएगा ही ना यार। तो गवर्नमेंट बोलता है कि अगर चेंज इन असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है तो पार्टली एग्जाम्ड है, पार्टली टैक्सेबल होएगा। पार्टली एग्जाम्ड है, पार्टली क्या रहेगा? टैक्सेबल। कितना एग्जाम कितना टैक्सेबल कैसे कंप्यूट करना है बता दूंगा। इतना पॉइंट क्लियर है? पहले लिखो रेड पेन से नोट 1, सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। नहीं आ जाएगा उधर, ये इसी का कंटिन्यूएशन है, इसी का, ये एग्रीकल्चर वाले का एक कंटिन्यूएशन है। एरो बनाओ या तो नोट करके लिखो, एनीथिंग इज फाइन। सेकेंड एरो का कंटिन्यूएशन है। क्यों नहीं समझ रहा है? मेरे बात कौन सा लेक्चर है? एसएम? तो दोनों थियरी चल रहा है क्या तुम लोग का? प्रैक्टिकल सारे हो गए क्या? कॉस्टिंग, एफएम, अकाउंट्स हो गया? पोर्शन हो गया? कोई कॉपी कर रहा है? कॉपी किया? एग्जैक्ट हाफ साइड छोड़ के एग्जाम्पल लिखो ना। एग्जैक्ट हाफ साइड छोड़ना, ज्यादा मत छोड़ना, हाफ साइड छोड़ो। क्वेश्चन 1 करके लिखो। क्वेश्चन 1, डिटरमाइन इनकम ऑफ मिस्टर ए, determine income of Mr. A from the following information. Income of Mr. A from the following information. पानी है और मेरा मोबाइल भी है। फिर ऐसा बनाओ मत स्केल पेंसिल से, बट पर्टिकुलर्स अमाउंट ऐसा 3 कॉलम है। पर्टिकुलर्स रुपीज ऐसा लिखो ना, पर्टिकुलर्स रुपीज। पर्टिकुलर्स में लिखो सेल ऑफ पोटैटो चिप्स, मिला? और रुपीज में लिखो, क्या लिखोगे? रुपीज 1,50,00,000, फर्स्ट वाले कॉलम में। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस,
फर्स्ट कॉलम में रुपीज 10 लाख, रुपीज 10 लाख। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो रुपीज, नेक्स्ट सेकेंड कॉलम में लिखना रुपीज 5 लाख, रुपीज 5 लाख। नेक्स्ट, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ पोटैटो, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ पोटैटो when transferred to factory, when transferred to factory, rupees 50 lakh, 50, बाद लास्ट कॉलम में 50 लाख, 50 लाख। कितना पॉइंट लिखा है? बराबर, एकदम सिंपल बेटा। एक ही आदमी पोटैटो चिप्स भी बना रहा है और पोटैटो भी बना के, पोटैटो भी बना रहा है और पोटैटो चिप्स बना के भी बेच रहा है। प्लीज बोलना, पूरा प्रॉफिट एग्जेम्प्ट ले सकते हैं, पूरा प्रॉफिट टैक्सेबल ले सकते हैं, पार्टली होएगा? तो पहले तो ये अज्यूम करो कि ये दो अलग अलग आदमी है, नहीं तो आंसर आएगा ही। अज्यूम करो पोटैटो बेचने वाला आदमी अलग है और चिप्स बेचने वाला आदमी अलग है। कोई सुन रहा है क्या? अच्छा बेटा, पोटैटो बेचा या नहीं बेचा? नहीं, अलग अलग है तो बेचा है। अगर मैं पोटैटो बेचता तो कितना पैसा मिलता? नीचे देखो लिखा है फेयर मार्केट वैल्यू एंड ट्रांसफर टू द फैक्ट्री। तो अगर मैं पोटैटो बेचता तो मेरे को 50 लाख रुपए आता। अच्छा, मैंने चिप्स कितने में बेचा है? 1 करोड़ 50 लाख में। अरे बराबर है। लेस एक्सपेंसेस, सेल्स माइनस एक्सपेंसेस विल गिव मी प्रॉफिट। बराबर है। पोटैटो के लिए मेरा कल्टीवेशन कॉस्ट होता होगा। कल्टीवेशन कॉस्ट कितना है? तो वो पोटैटो में कल्टीवेशन कॉस्ट है, बट चिप्स के लिए कोई कल्टीवेशन नहीं होता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस चिप्स बनाने में होता है कितना रुपए? 10 लाख। बराबर है। पोटैटो के लिए मैन्युफैक्चरिंग का जरूरत नहीं है। अब अज्यूम क्या कर रहा हूं मैं, सेम आदमी है अलग अलग? तो बेटा बताओ, चिप्स बनाने के लिए क्या चाहिए? पोटैटो चाहिए। अगर अलग अलग आदमी है तो चिप्स बनाने वाला पोटैटो मार्केट से लेगा ना यार। तो मैं बोल सकता हूं रॉ मटेरियल भी तो तुम्हारे लिए कॉस्ट होता है। अरे बोलो यार। तो रॉ मटेरियल अगर मैं मार्केट से लेता तो मैं बोल सकता हूं मेरे लिए 50 लाख रुपए में पोटैटो आता। अरे यार, अगर फार्मर अलग है और लेज अलग है तो फार्मर ने 50 में पोटैटो बेचा और लेज ने 50 में खरीदा। अरे बोलो यार, क्या है एक ही आदमी बट अज्यूम करेंगे दो अलग अलग है। सो फार्मर पोटैटो 50 में बेचता, वो 50 में खरीदता। पोटैटो कल्टीवेशन का 5 लाख का कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग चिप्स का 10 लाख का कॉस्ट है और चिप्स अपन ने 1.5 लाख में बेचा है। मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे पोटैटो बेच के प्रॉफिट हो रहा है 45 लाख रुपीज का और यहाँ पे चिप्स बेच के प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 90 लाख रुपीज का। अरे यार सुन रहे हो क्या? चिप्स नॉन एग्रीकल्चर है तो ये एग्रीकल्चर इनकम है, एग्जेम्प्ट हो गया। ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, टैक्सेबल हो गया। कोई सुन रहा है क्या? एक्चुअल में एक आदमी या दो? एक। कैलसी लो, अगर एक्चुअल में एक ही आदमी है तो उसने चिप्स कितने में बेचा है? 150। तो कैलसी पे 150 लो, 150 लिखो एग्जैक्ट 150। बराबर है। अच्छा, अभी इसने क्या क्या खर्चा किया है वो बताओ? मैन्युफैक्चरिंग और बाकी पोटैटो तो अपना ही है ना यार। तो माइनस करो ना, मैन्युफैक्चरिंग का 10 माइनस करो, कल्टीवेशन का 5 माइनस करो, 15 माइनस किया तो कितना बचता है? 135 ना। ये 135 का बाइफर्केशन है। 45 लाख एग्रीकल्चर, 90 लाख नॉन एग्रीकल्चर। अरे समझा क्या? तो टोटल प्रॉफिट आपका 135 है, उसमें से एग्जेम्प्ट 45 है, टैक्सेबल 90 लाख है। तो जब भी आपको एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर साथ में दिया हुआ है तो आपको क्या करना है? अज्यूम करना है दो अलग अलग आदमी है, नहीं तो वो आंसर बहुत डिफिकल्टी से आएगा। इतना पॉइंट समझ, ऐसे कंबाइन करके भी निकाल सकते हैं बट वो मगज मारी ये बेस्ट है। इतना पॉइंट क्लियर है? लिखो प्लीज इतना आंसर लिखो।
मैं लिख रहा है क्या कोई? मेरे को आंसर बोलो ना। ये अपने को प्रॉफिट निकालने के लिए, कौन सा प्रॉफिट निकालने के लिए? चिप्स का। मैं बोल सकता हूँ बिना पोटैटो के फेयर मार्केट वैल्यू के आंसर नहीं आ सकता है। अरे पहले तो मेरे को पोटैटो का फेयर मार्केट वैल्यू चाहिए ना, कि इतने में बेचता, इतने में नहीं बेचा, ऐसा हुआ वैसा हुआ। अगर फेयर मार्केट वैल्यू नहीं है तो नहीं, तो आंसर नहीं आ सकता है। अरे बराबर है। ये तुम लोग कैसे निकालोगे आंसर? चिप्स के प्रॉफिट में से, चिप्स के सेल्स में से पोटैटो का एक्सपेंस माइनस करोगे ना। बट पोटैटो का फेयर मार्केट वैल्यू होना चाहिए ना उसके लिए यार। मेरे को प्लीज बोलो, आलू का फेयर मार्केट वैल्यू मिल सकता है या नहीं मिल सकता? 100%। अरे वो तो मंडी में मिलता है ना यार। आप गवर्नमेंट की वेबसाइट है APMC करके, क्या नाम है? APMC। उस पर जाओ, आपको मिल जाएगा स्टेट वाइज, सिटी वाइज, एरिया वाइज आलू का क्या भाव चल रहा है, टमाटर का क्या भाव चल रहा है, कीवी का क्या भाव चल रहा है, मशरूम का भाव क्या चल रहा है। एवरीथिंग इज देयर ऑन दैट वेबसाइट। कोई सुन रहा है क्या? बट है ना, 3 ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें 90% जो फार्मर होता है, 99% भी बोल सकते हो, जो फार्मर होता है वही मैन्युफैक्चरर होता है। हर एक पोटैटो वाला फार्मर चिप्स बनाता है क्या? अरे बोलो यार, हार्डली 5% भी नहीं होंगे ऐसे। कोई सुन रहा है क्या? हर एक अपना क्या बोलते हैं, स्ट्रॉबेरी वाला ये बनाता है सिरप? नहीं। अरे कोई सुन रहा है क्या? हर एक शुगर केन वाला शुगर बनाता है? नहीं। बट 3 ऐसे बिजनेस है जहां पे 99% जो कल्टीवेटर होता है वही मैन्युफैक्चरर होता है। क्या बोला? जो अब जब कल्टीवेटर मैन्युफैक्चरर सेम है तो माल बाहर बिक ही नहीं रहा है ना। अगर माल बाहर बिक ही नहीं रहा है तो उसका मार्केट वैल्यू निकालोगे कैसे? कोई सुन रहा है क्या? मार्केट वैल्यू कैसे मिलता है? आज मैं मार्केट में नहीं बेच रहा हूं, बट कोई दूसरा आलू बेच रहा है तो वो जितने में बेच रहा है वो फेयर मार्केट वैल्यू हो गया। कोई सुन रहा है क्या? बट 3 ऐसे प्रोडक्ट है जो मार्केट में नॉर्मली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की तरह बिकते ही नहीं है, वो प्रोसेस होके ही बिकते हैं। क्या होते हैं? कौन सा बिजनेस है ऐसा? बिजनेस है ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। बेटा नहीं सुनोगे तुम लोग। ग्रोइंग लिखा है या ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग लिखा है? मतलब एक ही आदमी दोनों काम करना चाहिए। ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी। तो अगर आप आसाम जाओगे, जहां पे इंडिया में सबसे पॉपुलर टी स्टेट्स है, तो वहां पे आप देखोगे अपने क्लास जितना भी जिसके पास छोटा सा स्टेट है ना, वो टी लीफ कल्टीवेट करता है और अपने ही जो स्टेट है उसके बाहर बाकड़े पे बेच के वो टी बेचता है। तो सुन रहा है क्या? टी पाउडर बेचता है। क्या बेचता है? टी पाउडर। तो बेटा इसका रीजन ये, अभी तो सब साइंटिस्ट बहुत आगे बढ़ गए। अभी तो तुम इधर रूम में बैठे बैठे तुम आलू उगा सकते हो, इतना वो टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया। बट टी जो होती है, चाय की पत्ती जो होती है, टी लीफ ग्रीन कलर की जो आती है, सुन रहे हो क्या? उसको आप प्लग करोगे और अगर 2 दिन वेयर हाउस में छोड़ दोगे ना तो उसका पूरा फ्लेवर 0 हो जाएगा। चाय अच्छी बनी नहीं सकती है। टी पाउडर कैन नॉट बी गुड। क्या वाला? टी पाउडर। तो अभी तो क्या तुम केमिकल, फ्लेवर, कलर सब मिला सकते हो, पहले नहीं होता था। तो पहले के जमाने में क्या होता था, यहाँ से टी प्लग किया, ट्रक में लोड हुआ, सीधा अपने फैक्ट्री में गया और सेम डे पे प्रोसेस होता है। कौन से डे पे? सेम डे पे प्रोसेस होता है। बिकॉज सेम डे पे प्रोसेस नहीं हुआ तो फ्लेवर लॉस हो जाएगा। कोई सुन रहा है क्या? तो टाटा टी के जो भी स्टेट है सब उन लोग के खुद के ही है। कोई फार्मर से टी खरीद के उन लोग बना नहीं रहे, सारे स्टेट खुद के है। कोई सुन रहा है क्या? बहुत सारे आसाम में बहुत कंपनी है, मधुबन करके पॉपुलर है उधर, वहां पे बहुत। तो उन लोग का वो ये स्टेट खुद का ही है, खुद के स्टेट से टी प्लग करते हैं, फैक्ट्री में लाते हैं। सुबह प्लग किया, शाम को फैक्ट्री में आके प्रोसेसिंग चालू हो गया। कोई सुन रहा है क्या? सेम गोज फॉर कॉफी बिजनेस। तुम साउथ में कहीं पे भी जाओ, तुम लोग हमेशा कॉफी स्टेट का एक टूर तो होएगा ही। मतलब अगर आप जाओगे तो टूर पैकेज में, तो अगर वो जो टूर होता है उसमें क्या होता है वो बताता है, इस हम लोग कोका प्लांट से कॉफी बीन्स निकालता है, जैसे निकालता है उस पर प्रोसेस करता है। बिकॉज अगर आपने निकालने के बाद 2 घंटा भी रख दिया तो फ्लेवर चले जाएगा। अरे होता है ना रेयर कॉफी, स्पेशलिस्ट कॉफी, ब्राजीलियन कॉफी, ये तो वो कॉफी क्या, बीन्स तो किधर भी होता है। अरे बट बीन्स का जो फ्लेवर है वो इंटैक्ट रखने के लिए आपको इमीडिएट प्रोसेस में डालना पड़ता है, नहीं तो फ्लेवर चले जाएगा। तो कोई भी रॉ कॉफी बीन्स मार्केट में बेचता ही नहीं है। कोई भी रॉ चाय की ग्रीन पत्ती मार्केट में बेचता ही नहीं है। कोई सुन रहा है क्या? सो गवर्नमेंट बोलता है कि अगर ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी का बिजनेस है या कॉफी आप लोग कैसे बेच रहे हो, तो 2 टाइप की कॉफी बिकती है, ग्रोन एंड क्योर्ड। बराबर। अगर तुम लोगों को फ्यूचर में कोई बिजनेस करना है तो कॉफी का करो। इंडियन मार्केट बहुत अभी बढ़ रहा है कॉफी में। ग्रोन एंड क्योर्ड मतलब कॉफी बीन को अपन ने प्लांट से प्लग किया और उसके ऊपर कुछ छोटा मोटा केमिकल प्रोसेसिंग किया। एक होता है अपन ने कॉफी को एक्सट्रैक्ट किया, ग्रो किया, उसके बाद क्योरिंग मतलब उसके ऊपर प्रोसेस भी किया, उसके बाद उसको रोस्ट भी किया। कोई सुन रहा है क्या? रोस्टेड वो ब्राउन कॉफी बीन्स आते देखे होंगे,
एंड ग्राउंडेड, रोस्टेड एंड क्या बोला, ग्राउंडेड मतलब जो अपने घर पे नेस्काफे कॉफी पड़ी होगी वो ये ग्राउंडेड वाली होती है, इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चर्ड कॉफी। क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चर्ड कॉफी। सो कॉफी, अरे यार तुम सुन रहे हो कि नहीं, स्टारबक्स या कहीं पे भी गए हो तो बेटा देखा है कॉफी बीन्स ऊपर मशीन में होती है, तो वो रोस्टेड होती है। वो क्या होती है? रोस्टेड होती है। कोई सुन रहा है क्या? तो रोस्टेड मतलब इधर आ जाएगा। अगर ग्रीन कलर की बीन्स दिखाई दे रही है तो ग्रोन एंड क्योर्ड है, ग्रीन बीन्स है तो ग्रोन एंड क्योर्ड, और अगर रोस्टेड है तो ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड एंड ग्राउंडेड, या तो ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड भी हो सकता है, मैन्युफैक्चर्ड कॉफी बोलते हैं। तो बेटा यहाँ पे गवर्नमेंट बोलता है इसका फेयर मार्केट वैल्यू कुछ नहीं होता यार, तो तुम लोग अपना प्रॉफिट निकालो। क्या निकालो? प्रॉफिट कैसे निकालोगे? जैसे ये पोटैटो वाले में प्रॉफिट कितना है? 150 माइनस 5 माइनस 10, 135 का प्रॉफिट है। अरे यार कितने का प्रॉफिट है? तो 135 का प्रॉफिट निकाला। अगर ये टी के बिजनेस में 135 का प्रॉफिट होता तो अपन ऐसा बाइफरकेट नहीं करते, सीधा 60% ऑफ प्रॉफिट एग्रीकल्चर मान लेते एंड 40% ऑफ प्रॉफिट नॉन एग्रीकल्चर हो जाता। अरे यार कोई सुन रहा है क्या? क्या बोला? 60% एंड किसका? बट सेल्स का या प्रॉफिट का? प्रॉफिट का। तो गवर्नमेंट बोलता है यार ये एग्रीकल्चर निकालने के लिए आपको फेयर मार्केट वैल्यू चाहिए, बट टी के बिजनेस में फेयर मार्केट वैल्यू नहीं होता है, तो हम लोग ने सीधा अज्यूम कर लिया है 60-40 एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर है। कोई सुन रहा है क्या? बट दिस इज ओनली ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड। मेरे फार्म पे टी लीफ आ रहा है और टाटा वाला लेके जाके उसको कल्टीवेट मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो मेरा एग्जेम्प्ट हो गया पूरा। दिस इज ओनली व्हेन ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर। अच्छा मेरे को ना कौन सी कॉफी नॉन एग्रीकल्चर ज्यादा है और एग्रीकल्चर ज्यादा है? ग्रोन एंड क्योर्ड, मतलब एग्रीकल्चर पोर्शन ज्यादा होएगा, वो अभी तक पूरा प्रोसेस नहीं हुआ है, और नीचे वाला मैं बोल सकता हूँ प्रोसेस हो चुका है। तो यहाँ पे बोलता है 75% एंड 25%, यहाँ पे प्रोसेस हो चुका है तो 60-40। कोई सुन रहा है क्या? 60-40 ऑफ व्हाट? नहीं सुनोगे। 75-25 ऑफ व्हाट? प्रॉफिट। यहाँ पे एग्रीकल्चर कंपोनेंट ज्यादा है इसलिए। और एक ऐसा बिजनेस है, बस 3 ही बिजनेस है, टी, कॉफी और एक बिजनेस है रबर वाला, बराबर है। सो रबर में आगे लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ रबर एग्जाम में दिखाई दिया तो काम हो जाएगा तुम्हारा। और रबर नेचुरल रबर को सिंथेटिक रबर से मिक्स करके ही मार्केट में जाता है, उसके बिना जाता ही नहीं है। तो वहाँ पे भी सेम प्रोसीजर है, 65-35। क्या बोला? 65-35। कॉफी में कितना है? 75-25। और पूरा मैन्युफैक्चर्ड है तो 60-40। टी, चाय, कटिंग चाय पिया 6 रुपए की, तो वही है 60-40 टी का है। कॉफी का भी 60-40 है, बट रॉ फॉर्म में तो 75-25। और रबर कितना है? 65-35 ऑफ व्हाट? लिखो प्लीज। हेडिंग देना नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, लास्ट क्वेश्चन के बाद हेडिंग देना डीम्ड एग्रीकल्चर इनकम। डीम्ड एग्रीकल्चर इनकम, डीम्ड एग्रीकल्चर इनकम। डीम्ड एग्रीकल्चर इनकम, इनकम उसमें कॉपी करो प्लीज।
लिखा है इतना? नीचे लिखो ना, क्वेश्चन लिखो। डिटरमाइन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम, and non-agriculture income for Mr. A, engaged in growing and manufacturing of coffee, in Assam, of coffee, growing and tea लिखो ना, growing and manufacturing of tea in Assam, coffee Assam का लिंक नहीं बैठेगा, growing and manufacturing of tea in Assam लिखा। नेक्स्ट लाइन पे selling price of tea powder, rupees 70 lakh, नहीं एक ही कॉलम, 70 लाख। नेक्स्ट लाइन पे फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ टी लीफ, when transferred to factory, rupees 30 lakh, next cost of cultivation of tea leaf, rupees 10 lakhs, and next cost of manufacturing of tea, rupees 20 lakh, बराबर है। आंसर निकाल के दो रफ में जल्दी। ट्वेंटी दोनों में बोलो, आंसर आया दो। 2416 2020 12 लाख और 2020 12 लाख 8 लाख 2416 कितना? कितना आंसर बोलो। सेलिंग प्राइस ऑफ टी, चाय कितने में बेची अल्टीमेटली? 70 लाख। अरे बराबर है। एक्सपेंसेस में कल्टीवेशन कॉस्ट कितना दिया है और मैन्युफैक्चरिंग, तो ये 10 लाख है और ये 20 लाख है। अरे बराबर ना। सो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? टोटल प्रॉफिट 40 लाख।
ये बेटा पोटैटो वाला आदमी है, टमाटो वाला आदमी है, टी वाला आदमी है? तो टी वाला आदमी है तो अपने को मेहनत करना ही नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम इसका कितना हो जाएगा? 60% ऑफ 40 लाख विच इज इक्वल टू 24 लाख। एंड नॉन एग्रीकल्चर कितना हो जाएगा? कितना पॉइंट समझा? तो मेहनत भी नहीं करना है, फेयर मार्केट वैल्यू वाला इग्नोर करना है, तो भी इग्नोर करना है। टी में स्टैंडर्ड है, लिखो, कॉपी करो। क्या? हाँ, टी कॉफी रबर में फेयर मार्केट वैल्यू इग्नोर, जो दिया है सीधा डायरेक्ट आंसर। डन? समझा है कि नहीं यार? सो दैट वाज योर कौन सा? एग्रीकल्चर इनकम। सो दैट विल वाइंड अप योर पीजीबीपी। एक दो सम बाकी है, विल डू आफ्टर द ब्रेक।